इधर से फोटो सही आ जाएगा, तो इस सेकंड हो जाएगा ना। गुड मॉर्निंग। नई सोच बिहारी जोश में आप सभी का स्वागत है। मैं शशि भूषण आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज एक नए जगह पे हैं। थोड़ा सा वीडियो का भी उतना क्वालिटी में दिक्कत होगा, फिर बाहर निकलेंगे तो आपकी क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये मैं पॉली हाउस में अभी हूँ। और यहाँ पे देख रहे होंगे सुंदरता। अगर कभी आप नहीं आए होंगे पॉली हाउस तो एक आध बार ज़रूर आएंगे, और यहाँ पे जो देखेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो चलिए पहले कुछ लोगों से, स्वीटी जी गुड मॉर्निंग, राजबल्लभ जी गुड मॉर्निंग, राजू आर्यन जी गुड मॉर्निंग, दाताराम सर जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, गुड मॉर्निंग सर। एक है अनंत जी गुड मॉर्निंग, गुलशन जी गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हमने जो टॉपिक रखा था वो एग्रीकल्चर रखा था, कृषि टॉपिक रखा था। आखिर कृषि टॉपिक रखने का मेन उद्देश्य क्या था? कृषि टॉपिक रखने का मेन उद्देश्य था कि जो भी हम गांव जाते हैं, जिनके पास भी आज 1 बीघा 2 बीघा भी खेत है, अब वो लोग क्या चाहते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि कहीं बाहर में हमें नौकरी मिल जाए, कोई प्राइवेट फैक्ट्री में हम काम करने के लिए चले जाएं। लेकिन अभी सीजन आ गया धान का, तो लोग धान लगाएंगे और उसके बाद भागेंगे। तो हम आज ऐसा जगह इसीलिए लाएं क्योंकि इस माटी में भी, इस धरती में भी इतने पावर है और इतने चीज़ें पैदा कर सकती है जिससे कि आप अपना जीवन यापन अच्छा से कर सकते हैं और लोगों का भरण पोषण, अपने बच्चों का शिक्षा, एजुकेशन, हर चीज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं आज ऐसे जगह पे लाया हूँ। और मेरे साथ हम लास्ट में भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उनसे बातचीत आपको कराना पसंद करेंगे जो आज के डेट में बहुत सारे लड़कों को लगता है कि यार खेती जो किसान करते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो हम आज ऐसे किसान से भी आपको रूबरू कराएंगे जिनका नाम आलोक कुमार है। और आलोक जी आपका बीएससी ही नहीं, मतलब ग्रेजुएट ही नहीं है, बल्कि पीजी भी किए हुए हैं। ये ग्रेजुएट हॉर्टिकल्चर कॉलेज गुजरात से किए हैं और पीजी हॉर्टिकल्चर कॉलेज पंजाब से किए हैं। और आज के डेट में देखिए कि क्या बिजनेस हो रहा है। आज इनकी फैमिली लगी हुई है। आज ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ ही नहीं बल्कि यहाँ के बाहर भी कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर इस फॉर्म में नहीं आए होंगे तो बिहार शरीफ में ज़रा इस कलर का खोज के देखिएगा। मुझे तो शायद नहीं दिखा था, मुझे आज ये दोनों कलर यहाँ पे दिख रहे हैं, तो शायद आपको भी। तो चलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, मैं लास्ट में आपसे बात करूँगा, क्योंकि आज हमारे साथ 2 गेस्ट आए हुए हैं। एक गेस्ट जिनसे मैं मुलाकात करा रहा हूँ, जिनके मैं फॉर्म पे हूँ। तो मिलते हैं आलोक जी से। नमस्कार, मैं आलोक कुमार, मेरा गाँव मेघी हुआ और मैं नालंदा का निवासी हूँ और मैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर रहा हूँ। और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में मैं जरबेरा कर रहा हूँ और कैप्सिकम करता हूँ। कलर कैप्सिकम हो गया, ग्रीन कैप्सिकम हो गया। ओपन फील्ड में मैं पपाया उसके बाद कैप्सिकम भी कर रहा हूँ ओपन फील्ड में। कुकुम्बर कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हो गया, अपना बिटर गॉड हो गया। ये सब मैं ओपन फील्ड में कर रहा हूँ। लेकिन है क्या है कि मैं ओपन फील्ड में ही कर रहा हूँ, लोग भी ओपन फील्ड में करते हैं। डिफरेंस ये है कि मैं जो भी कर रहा हूँ हाईटेक कर रहा हूँ। हाईटेक मीन्स क्या है कि एक हमारे नीतीश कुमार का भी सपना है कि, या पूरे वर्ल्ड का सपना है, क्या है कि हमको वाटर बचाना है। तो उसके लिए मैं पूरे सिस्टम को ड्रिप पे किया हुआ हूँ। मेरे जितने भी सिस्टम है ड्रिप है, सभी पे मच लगा हुआ, प्लास्टिक बिछा हुआ है। जितने भी मेरे काम हो रहे हैं सब टेक्निकल हो रहे हैं। इसमें क्या है, मेरे लेबर कॉस्ट बहुत कम लगते हैं। दूसरी बात यह है कि लोग को सोचना रहता है कि हम पढ़ लिख के सिर्फ नौकरी ही करना है, ऐसी बात नहीं है। पढ़ लिखने के बाद हम लोग देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। खेती में भी बहुत सारा आजमा सकते हैं। हम लोग 5 लाख 10 लाख रुपये पर मंथ भी कमा सकते हैं, लाखों करोड़ों का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये सब जब यहाँ पे आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। मैं फ्लावर का खेती करता हूँ। अभी तो 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है, चलो ठीक है, इसमें सिर्फ मैं अपना पैसे निकाल पा रहा हूँ, लेबर कॉस्ट उतना निकल रहा है। लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो मैं ये कहता हूँ 1 बीघा से मैं 15 से 20 लाख पर ईयर में एज ए प्रॉफिट कमाता हूँ। ट्रांजेक्शन छोड़ दीजिए, मैं ट्रांजेक्शन कितना करता हूँ, 30 लाख का करता हूँ, 40 लाख का करता हूँ, लेकिन एज ए बिजनेस मैं 15 से 20 लाख का इसमें मेरा प्रॉफिट जाता है।
कैप्सिकम में भी सेम कंडीशन है, मैं अंदर भी लगाता हूँ, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करता हूँ या बाहर में भी लगाता हूँ, सभी मेरा टेक्निकली हाईटेक करता हूँ। कभी आके यहाँ घूमिए और आप लोग को भी लगेगा कि हाँ सिर्फ मेरा जॉब ही नहीं, ये खेती भी है जो अगर हम लोग बिजनेस समझ के करते हैं प्रॉफिटेबल है। थैंक यू। चलिए कुछ क्वेश्चंस भी हमारा आपसे है, जैसे एक चलते चलते भी बात हो जाएगी हमारी आपसे। हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि एज एक लोकल किसान जो गांव में खेती करते हैं, ठीक है, और वो हमेशा देखते होंगे कि सब्जियां लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो इस पे क्या आपके पास कुछ ऐसा है कि लोग घर पे कम से कम कट्ठे 2 कट्ठे खेती करें जिससे कि सब्जियां वगैरह का से अच्छे क्वालिटी का उत्पादन हो सके खाने के लिए? एक्चुअली क्या है कि जो बता रहे हैं सर, फैमिली हम लोग का न्यूक्लियर हो गया, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फैमिली अब बचा है। इस कंडीशन में हमें 1 कट्ठे 2 कट्ठे जोतने, हाफ कट्ठा भी इनफ फॉर 1 फैमिली। अगर किसी का ज्वाइंट फैमिली है तो हम आधा कट्ठा 1 कट्ठा पे जा सकते हैं। और हम लोग जाना चाहिए ऑर्गेनिक की तरफ। हम लोग वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, गोबर खाद नहीं, वर्मी कंपोस्ट हम लोग गोबर खाद यूज़ कर सकते हैं। गोबर खाद में भी बहुत सारे ऐसे केमिकली जो बोलते हैं, जैसे केमिकल छोड़िए, हम लोग को होता है सीवीड बोलते हैं, मतलब समुद्री शैवाल। बहुत सारी कंपनियां का आती है, इफ़को का आता है जिससे सागर का नाम से, वो सब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि हम लोग का गुणवत्ता जो है फ्रूट का या साग का बना हुआ रहता है और हम लोग का हेल्थ सही रहेगा। और जो जैसे हम लोग पंजाब में देखते हैं कि बहुत सारा पेस्टिसाइड केमिकल यूज़ करते हैं, तो वहाँ का तो एक ट्रेंड भी चलता है कैंसर के लिए, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाती है ट्रीटमेंट के लिए। तो हम लोग का भी कंडीशन ऐसा नहीं हो कि हम लोग भी केमिकल पे डिपेंड कर दे, बाज़ार से सब्ज़ी खरीदे अंधाधुंध सब्ज़ी का। ये हम लोग गोभी खा रहे हैं, ठंडे में तो गोभी होता है सब जानते हैं, लेकिन गर्मी में गोभी अगर जो उपजा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड हैवी यूज़ करते हैं। कुछ समय पहले मैंने बैगन लगाया था, मैंने देखा उसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है, मैंने उसको छोड़ दिया लगाना, क्योंकि मेरे को उस तरह करना ही नहीं है। क्योंकि खाना तो एक्चुअली मेरे को ही है, हम खाएँ या जो खाने वाले सभी किसान ही हैं। जो भी जॉब भी कर रहे हैं वो भी किसान का ही बेटा है। तो हमको इस तरह की खेती ही करना है जिससे वो ऑर्गेनिक ही खाएं। चलो ठीक है, उनको थोड़ा महंगा भी पड़ेगा, हो सकता है उनको कीड़ा वाला दिखे, ऐसा नहीं कीड़ा वाला है तो वो फ्रूट खराब है, नहीं, उसमें पेस्टिसाइड कम यूज हुआ है इसलिए उसमें कीड़े लगे हुए हैं। तो हम लोग को ये भी देखना है कि हमको चिकना चिकना सब्जी नहीं खाना है, साफ़ सुथरा। हमको ऐसे भी सब्जी देखना है कि हाँ थोड़ा कीड़ा भी लगे चलता है, उसको साफ़ करके खा लेना है, क्या है उसमें कम से कम पेस्टिसाइड नहीं रहेगा, कैंसर वैंसर का आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा बॉडी पे। ऐसे सुनने वाले ज़्यादा नॉनवेज ही हैं कीड़े मकोड़े तो खाते ही रहते हैं। अच्छा, एक सवाल और है मेरा कि जैसे गांव में जो लोग बच्चे हैं या बड़े हैं, जैसे अभी मिशन हरियाली के तहत लोग अमरूद का पेड़ लगा रहे हैं, तो मेरा कहना है क्या आइडियल आप कुछ पेड़ बता सकते हैं जो इजीली हर लोग लगा सकते हैं और जिसका फल हमेशा खाया जा सकता है और जो मतलब सस्ते में भी हो, और ये हर घर में ऐसा होना, जैसे हम लोग अपने शास्त्र में देखें कि तुलसी जी का पेड़ हर घर में रहता है, क्योंकि हमें पता है। तो एज ए हेल्थ कॉन्शियस आप कौन कौन सा पेड़ बताएंगे कि जो घर में होना चाहिए? सिंपल जो ये जो हम लोग खाते हैं, जैसे कि अमरूद का ही बोलते हैं, तो अमरूद का कोई भी लगाए, लोकल है तो बेस्ट है, लेकिन अभी तो बहुत हाइब्रिड भी आ गए हैं। जैसे अपना इलाहाबाद सफ़ेदा हाइब्रिड नहीं है, लेकिन हाँ वही हाइब्रिड ही हो जाता है। दूसरा के VNR का आता है, फिर अपना बाहर का एक गुआवा आता है 1 kg, उसमें बड़े बड़े होते हैं। देख पटना जब जाते हैं देखते हैं बड़े बड़े साइज़ का होता है, लेकिन उसको क्या है कि आपको एक बार में मंगाना होता है, 1000 पौधे मंगा लिया फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, वो बेटर रहेगा, लोकल आपको मिलेगा नहीं। दूसरा पपाया है, पपाया में प्रॉब्लम क्या होता है, एक में फूल आते हैं दूसरे में फल आते हैं। हाँ। ये प्रॉब्लम आता है। मेरे प्लॉट पे कभी आइए, आपको ये प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। मेरे हर एक प्लांट में ज़मीन से ही फल निकलना शुरू हो जाता है। और इस बार मैं 2000 प्लांट मैंने लगा भी चुका हूँ, और नेक्स्ट जो ठंडे आने वाले उसमें आके आप विजिट कर सकते हैं, उसमें आपको सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा कि हर एक प्लांट में कैसे फल आते हैं। फिर आप क्या कहते हैं ग्रैंड 90 या बनाना लगा सकते हैं। वो क्या होता है, छोटे पौधे ही होते हैं और उसमें फल अच्छे आते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मेनली आपको कार्बोहाइड्रेट के लिए आपका हो गया क्या कहते हैं बनाना, दूसरा है कैल्शियम के लिए हो गया आपका अमरूद, और तीसरा हो गया आपका जो पपाया बोल रहे हैं उसमें आपका कैरोटीन वगैरह रहेगा, तो आपका विटामिन वगैरह रहेगा, तो उससे क्या होगा फुलफिल हो जाएगा आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट। तो इस पे जा सकते हैं। नींबू कौन सा लगाना चाहिए? नींबू आप कागजी लाइन लगाइए, कागजी लाइन सीडलेस नींबू कोई भी लगाइए, ठीक है ना, जो आपका लोकल है उसी को प्रीफर करिए और उसको पॉपुलर करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ। तो चलिए, आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिली और
आप लोग आज के डेट में टिकटॉक के ज़माने में 1 मिनट 2 मिनट वाले वीडियो जो देखते थे, आज आपको हम घंटों और आधे घंटे रोक लेते हैं, और तब भी हम लोग के पास भी कंटेंट जो होता है वो कम पड़ जाता है। जैसे आज आलोक जी जो आपसे बात कर रहे होंगे, उनको भी लग रहा होगा कुछ और बताए, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम लोग बाहर निकले और कुछ पौधे जैसे पपीते वगैरह हैं उसको हम दिखाते हैं, चाहे कुछ भी और। क्योंकि दोस्त कभी भी पहले हम लोग जीके रटा करते थे वन लाइनर, लेकिन आज के डेट में डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं पता है? क्योंकि हाँ, आप बात करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, देख रहे होंगे ये मेरा पॉली हाउस हुआ। इसमें जो सिस्टम लगे हुए हैं आप देख रहे होंगे। एक कैमरा सर आगे का कहाँ से है? हाँ ठीक है, दिख गया। देखिए इसमें क्या है ना, जो मेरा पॉली हाउस जरबेरा का ही खेती मैं कर रहा हूँ। इसमें देख रहे होंगे कि रेड फ्लावर है, बुके वगैरह में यूज़ करते हैं, येलो फ्लावर है। इसमें पानी को बचाने के लिए देखिए हर जगह उसमें सिस्टम लगा हुआ है, ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है। इस ड्रिप सिस्टम से क्या होता है, बूंद बूंद पानी हर एक पौधे पे गिरता है। चाहे ये इस जगह गिरे, चाहे उस कॉर्नर की बात करें, वहाँ भी एक ही बूंद गिरेगा। इसके ऊपर में देखिए फॉगर लगा हुआ है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम लोग ये सिस्टम को ऑन करते हैं तो इसमें फॉगिंग होना शुरू होता है। ये ऑटोमेटिकली पूरा ठंडे हो जाते हैं। इसको अगर धूप ज़्यादा है तो इसको फैलाए, अभी धूप ज़्यादा है तो इसको फैलाए हुए ऊपर में कर्टन, उससे क्या होता है ठंडक मिलता है पौधे को, और इसमें क्रॉप का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। इस तरह से हम लोग जरबेरा का खेती कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से खेती हो रहा है। कभी आके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। लीजिए सर। नहीं ठीक है, चलिए थोड़ा सा इंतज़ार। और थोड़ा फास्ट थक गए भाई। देखो खेत में हो तो टाइम तो लगेगा भाई, टाइम तो आपको देना पड़ेगा। ये रेडीमेड तो है नहीं, ये तो मेहनत की चीज़ है, ये मेहनत ही दिखेगा। तो आपको तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। बने रहिए हमारे साथ, कुछ चीज़ें हम आपको और दिखाते हैं, उसके बाद कुछ और बात। ज़्यादा लंबा हो जाएगा ज़्यादा। हाँ चले छत पे। आपको गाना भी सुनाई दे रहा होगा। यही एक खूबसूरती है कि आराम से खेत में आपका काम बहुत सारे ज़्यादा अच्छा हो सकता है अगर गाने के साथ रहें। किसान लोग देखिए गाने भी सुनते रहते हैं, अपने काम भी करते रहते हैं। तो चलिए हम भी आपको एक गाना सुना देते हैं छोटा सा, क्योंकि ये धरती क्या है ना, हर चीज़ देता है। तो आप बचपन से एक गाना सुने होंगे, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राज सुनाते हैं। गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुनते रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं सहनाई बजे, यूं लगे कहीं सहनाई बजे। भाई चढ़ते चढ़ते गाना गाना बहुत टफ होता है। तो चलिए हम आपसे बहुत सारी बातचीत किए, अब थोड़ी सी बातचीत जो बची हुई है वो हम आपको करवाते हैं। एक हमारे साथ धनंजय जी हैं जो ऑफिसर हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बिहार शरीफ में पोस्टेड हैं, और जिनके पास भी कुछ अच्छी नॉलेज है, और वो आपको किसान के साथ कुछ सब्सिडियां हैं उसके बारे में भी बता सकते हैं। तो चलिए धनंजय सर से बात करते हैं। नमस्कार पहले आप सभी लोगों का, जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं से। अभी मौसम जो चल रहा है खरीफ की, और इस खरीफ के सीज़न में मुख्य रूप से हमारा धान की फसल जो है प्रमुख रूप से इस पूरे ज़िले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इसकी खेती की जाती है। और जहाँ तक सवाल उठता है कि आए दिन हम लोग किसानों की जो समस्याएं हैं, उसमें पहली समस्या होती है कि खेती का लागत बढ़ जाना, और जब किसानों के पास आउटपुट आता है तो इनपुट के अनुपात में आउटपुट का उनका जब इनकैशमेंट होता है
तो वो उनको नुकसान में होता है। हम आपको थोड़ी सी बात बताएंगे कि आप अपनी खेती में कुछ ऐसे परिवर्तन कर लें उसके प्रणालियों में, ताकि आपका खेती की लागत घट जाए और आउटपुट आपका जो मिले वह इनपुट से ज़्यादा हो। तो सबसे पहले दर्शक ये ध्यान देना है, अगर आप खेती करने जा रहे हैं या किसानों को किसी से आप लगाव रखते हैं, तो उनको बीच में अगर ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात आती है कि धान की खेती में जब नर्सरी तैयार करने का, तो नर्सरी जब हम लोग तैयार करते हैं तो उस स्थिति में जो है सो जो बीज होता है वो हमारा प्रमुख घटक होता है, और बीज इतना स्वस्थ होना चाहिए। बीज जितना स्वस्थ होगा उतना ही हमारी पैदावार बहुत अच्छी होगी। और बीज की स्वस्थता को बनाए रखने के लिए, उसके निरंतरता को कायम रखने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हम बीज का उपचार कर लें। बीज का जैसे ही अगर हम उपचार कर लेंगे तो आगे आने वाली फसलों में 70% से लेकर के 90% तक रोग व्याधियों का कंट्रोल हम यहीं कर सकते हैं। और इसके लिए किसान बहुत मिनिमम एक्सपेंसेज, बहुत कम खर्च पे इस क्रिया को कर सकते हैं। मात्र 2 ग्राम प्रति किलो कार्बेंडाजिम नामक एक फफूंदनाशी दवा आती है, या और भी जीरम आती है, थीरम आती है, मैंकोजेब आती है। इस कोई एक दवा को ले लें आप और 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसको उपचारित कर लें, और उपचारित करने के बाद आप खेत में लगाएं। नंबर 1। नंबर दूसरी चीज़ होता है क्या, किसान हम देखते हैं क्या कि बीज की मात्रा को सही नहीं रखते हैं। जहाँ 1 एकड़ में हमको मात्र 6 किलो धान से रोपाई संभव हो जाती है, वहाँ किसान 30-30 किलो, 35-35 किलो बीज जो है सो नर्सरी में गिरा देते हैं। और नर्सरी गिराने का जो ट्रेडिशनल तरीका है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दें। आप क्यारी विधि से आप इसमें चलें, और 4 फीट चौड़ी क्यारी, लंबाई आप अपने खेत की आवश्यकता अनुसार रख लें, और बीच में एक क्यारी से दूसरे क्यारी के बीच में 1.5 फीट की नाली रखें, ताकि अभी जो बरसात बेमौसम, थोड़ा अब तो मौसम आ ही गया है, लेकिन इस बार 1 महीना पहले मानसून की जो बारिश आ गई और लगातार आ गई, तो इसमें बहुत से खेत डूब चुके हैं। बिचड़ा गिराने में थोड़ी परेशानी हो रही है। वैसी स्थिति में जल निकास का प्रबंध करने हेतु आप जो 1.5 फीट की नाली रखेंगे तो उससे आपका जल निकास हो जाएगा। और ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि क्यारी की लंबाई जो डायरेक्शन होगा वह पूरब से पश्चिम की ओर हो, ताकि ज़मीन का ढाल पश्चिम दिशा या उत्तर दिशा में मैक्सिमम होता है फील्ड का, तो उस दिशा में आप अपनी पानी को निकास कर सकते हैं, और वह आपकी नर्सरी बहुत अच्छी हो जाएगी। और बीज की मात्रा आप सही रूप में आप वहाँ पर गिराएंगे तो उससे आपका बीज की लागत में भी आपकी कमी आ जाएगी। मात्र 6 किलो बीज अगर हाइब्रिड धान आप लेते हैं तो 6 किलो लगाएं, और अगर झुंडों में धान लग, चूँकि इसका सिंगल प्लांट ट्रांसप्लांटिंग होता है हाइब्रिड का, कमोबेश सिंगल प्लांट तो आप सारे धान का कर सकते हैं, लेकिन जब झुंडों में रोपाई जब करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा बीज की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। तो वहाँ पर 6 की बजाय 12 किलो प्रति एकड़ की दर से आप बीज डालें। मात्र 4 से 6 नर्सरी बेड में आपका बीज तैयार हो जाएगा, और इस हिसाब से आप आगे अपनी खेती कर सकते हैं। दूसरी बात आती है लागत कम करने के लिए कि फर्टिलाइज़र का, चूँकि हमारा एक अहम घटक जो है सो फर्टिलाइज़र है, खास करके केमिकल फर्टिलाइज़र है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो ये मुख्य रूप से है ही। चौथा एलिमेंट्स आप सल्फ़र का ज़रूर प्रयोग करें, चूँकि यह 4th एलिमेंट्स है। दूसरा, एक धान में एक डिजीज आती है खैरा रोग, जो जिंक डिफिशियंसी के कारण आती है। तो अगर आपके पास सॉइल हेल्थ कार्ड है, उसमें जिंक की कमी है, तो आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। 12 किलो प्रति एकड़ जिंक सल्फेट 21%, इसको आप जो है सो इस्तेमाल कर दीजिए। और एक बार जब आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे तो अगली 3 फसल तक आपको जिंक सल्फेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब समय, अभी जो समय है आज की तारीख में हम कहें तो लंबी अवधि की धान की बुआई का समय अब समाप्त करीब करीब हो चुका है। अब शॉर्ट ड्यूरेशन का, यानी 115 से 125 दिन में तैयार होने वाली धान की वैरायटी को आप लगाएं, जैसे सबौर श्री है, या हाइब्रिड में 6444 है, या और भी बहुत सी कंपनियों के हैं जो प्राइवेट कंपनियां देती हैं, या NSC का
जो राष्ट्रीय बीज निगम की द्वारा जो रिलीज वैरायटी है, उन किस्मों को आप जो है सो उसका सिलेक्शन कर सकते हैं और उस पर एक बहुत बढ़िया जो है सो इसकी पैदावार मिलती है। कुछ क्वेश्चन हमारा आपके साथ कि जैसे आज के डेट में जो किसान है, मान लिया कोई बच्चे जो हैं इसमें कैरियर बनाना चाहें, तो क्या सरकार इसमें कुछ सपोर्ट कर रही है? देखिए, कैरियर बनाने का ये है कि फार्म को मैकेनाइज कर दिया जाए और इसको एक व्यावसायिकता का रूप दिया जाए। तो इसमें एक प्रणाली आती है, हम लोग समेकित कृषि प्रणाली का। क्योंकि समेकित कृषि प्रणाली में 50 जो मान लीजिए कि इसका एक मॉडल है 2 एकड़ का, मिनिमम मॉडल इसका 2 एकड़ का है। तो 2 एकड़ में आप समेकित कृषि प्रणाली को अपना करके एक अच्छा आय जो है सो आप अर्जित कर सकते हैं। इसमें 50% में आप धान्य फसलों का यानी सीरियल जो जिसे अनाज उगाए जाने वाली फसलों की खेती करें और बाकी जो है 50% में पशुपालन का भी आप करें, कुछ बागवानी करें, कुछ वेजिटेबल्स यानी सब्जियों की खेती करें। तो कहने का मतलब ये है कि आपके 12 महीना का उसका विन्यास इस तरह से करें कि आपकी फार्म से कुछ ना कुछ फसल प्रतिदिन निकलता रहे। क्योंकि प्रतिदिन जब निकलेगा और प्रतिदिन मार्केट से आपका लिंक होगा तो आपके पास कैश का फ्लो होगा और कैश का जब फ्लो होगा तभी आपकी आमदनी आगे इंक्रीज करेगी यानी बढ़ेगी। अच्छा, सरकार का कौन कौन सा सब्सिडी है जो अभी किसान को एकदम लेना ही चाहिए और बहुत सारे किसान उससे वंचित रह जाते हैं, जानकारी के अभाव में वो फायदा नहीं उठा पाते हैं जो सरकार उनको देना चाहती है? कौन से ऐसी योजना? हाँ, आपका कहना सही है कि बहुत से किसान जो है सो जानकारी के अभाव में, लेकिन बिहार सरकार का एक प्रयास है कि अब तो जो डीडी किसान जो आप देख रहे हैं, जो 24 घंटे का एक चैनल चलती है, उसको आपको किसानों को देखना चाहिए और वहाँ से भी सरकारी सब्सिडी जो सरकार अनुदान देती है और किन किन योजनाओं पे दे रही है वो सारी जानकारियाँ वहाँ से मिल जाती है। इसके अलावा है जिला कृषि कार्यालय नालंदा से आप संपर्क कर सकते हैं या आप तो इतनी व्यवस्था कर दी गई है कि आपके पंचायत स्तर तक में किसान सलाहकार के पद को सृजित करके और आपके पंचायत में ही कार्यालय खोल दिया गया है। वहाँ किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक पंचायत स्तर पे बैठते हैं, आपके प्रखंड स्तर पे प्रखंड कृषि पदाधिकारी होते हैं, जिला स्तर पे जिला कृषि पदाधिकारी होते हैं और इसके अलावा कुछ टेक्निकल पर्सन्स भी जो हैं जो आपके ज़िले में प्रत्येक ब्लॉक का मॉनिटरिंग करते हैं, उनके भी नंबर आपको हैं। इसके अलावे एक कृषि विज्ञान केंद्र जो हरनौत में आपका स्थित है, वहाँ भी कृषि से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं। साथ साथ आपके ज़िले में बहुत से, जैसे अभी आलोक जी का आपने देखा, तो ये लोग प्रगतिशील कृषक के रूप में जाने जाते हैं। तो इन लोगों से भी आप संपर्क स्थापित करके सारी योजनाओं के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एग्रीकल्चर विभाग के द्वारा बीज से लेकर के यंत्रों तक में भी सब्सिडी की व्यवस्था है। चलिए, धनंजय सर को इस पे आने के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, क्योंकि आज संडे है, आज छुट्टी रहता है। और सबसे ज़्यादा उन किसान का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिनके फॉर्म पे कहता है जहां आना होता है आप आ ही जाते हैं। इस फॉर्म पे हमारा कल तक के बातचीत नहीं था, लेकिन सर धनंजय सर बोले कि नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन चलिए वहीं से लाइव हुआ जाए, तो इनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। लास्ट समय कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट में मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि एक बार जो है ये सब जो खेती हम लोग धान और गेहूं का कर रहे हैं उसको थोड़ा छोड़ा जाए। सर भी, धनंजय सर भी बता रहे थे कि हम लोग को कंट्रीब्यूट करना चाहिए अलग अलग तरीके से। कुछ एग्रीकल्चर का पार्ट करना चाहिए, कुछ हॉर्टिकल्चर, कुछ डेयरी, कुछ पोल्ट्री, कुछ फिशरी भी कर सकते हैं अगर प्लॉट अवेलेबल है तब, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली क्या है कि हम लोग को ऑर्गेनिक की तरफ भी जाना चाहिए। मिनिमम तो अपने लिए सब्जी तो घर पर ही उगा लें, ठीक है, दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहें। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है समाज का, हाँ, कि लोग सब्जियां, अपनी सब्जियां बाजार में बेचते हैं और खाने के लिए सब्जियां खरीद के लाते हैं, किसान होते हुए। लोकल भी सब्जी वाले को देखिएगा, जैसे बिहार से मैं देखता हूँ, गोभी वो अपने लिए ऑर्गेनिक उगाते हैं, लेकिन दूसरे को जो बेचना है वो इनऑर्गेनिक बेचते हैं, उसमें पेस्टिसाइड अंधाधुंध डालते हैं। और घर के लिए जो डालते हैं उसमें ऑर्गेनिक स्प्रे करते हैं। तो वो आपको मालूम नहीं है, मैं करता हूँ, मेरे को पता है कि और किसान क्या करते हैं, ठीक है। तो जो जितनी चिकनी सब्जियां हैं, साफ़ सुथरी हैं, उसको छोड़ें, ठीक है ना। और कोशिश करें वैसे किसान से परचेज करने का, या कुछ ज़्यादा विजिट करना पड़ेगा और क्या होगा, कुछ डिस्टेंस हम लोग को ट्रेवल करना होगा। भिंडी टेढ़ा मेढ़ा खरीदना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमको लंबा ही खाना है, ठीक है। जाना तो आखिर हम लोग कंजप्शन करना है, तो हम लोग ये देखें कि ऑर्गेनिक कहाँ मिल रहा है। और ऐसे फार्मर को भी पता लगा है जो ऑर्गेनिक बेचते हैं,
हो सकता है उनको थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है ऑर्गेनिक स्प्रे करने में या ऑर्गेनिक बिल्कुल खाद लाने में, लेकिन वो आपके लिए अच्छा है स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोगों ने जो अपना बहुमूल्य समय दिया, सबसे ज़्यादा होते हैं ऑडियंस बलवान होते हैं भाई, भगवान बलवान नहीं होते हैं, जिनके भक्त ज़्यादा होते हैं वो बलवान होते हैं। तो आप बलवान हैं, आप ही के वजूद से ये नई सोच बिहारी जोश है और ये सारा चीज़ है। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा, जो जानकारी मिला आपको, उन जानकारी को सिर्फ सुनो नहीं, उन जानकारी को इम्प्लीमेंट में लाइए। जैसे योजनाओं के बारे में मैंने सवाल किया तो उन्होंने योजनाओं के जगह बताए कि कहाँ कहाँ से आपकी सारी योजनाएं पता चल सकती है। उन्होंने डीडी का एक चैनल बताया जिस पे आप कृषि से रिलेटेड सारी जानकारियाँ उपलब्ध कर सकते हैं। यानी आज के डेट में कोई इंसान सक्सेसफुल है तो वो सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि उसके पास जानकारियों का अपडेट है। जिस इंसान के पास जानकारियों का अपडेट है वही इंसान आगे ज़िंदगी में सक्सेस करता है। तो नई सोच बिहारी जोश आप उन सभी लोगों को धन्यवाद देती है जो आज अपना बहुमूल्य समय दिए और उन लोगों को आज एक अपॉर्चुनिटी देती है जो गांव में बैठे हुए हैं और जो चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में आने वाले दिन में हम अपनी धरती को अच्छा करें और आने वाले दिन में अपने गांव को कृषि के क्षेत्र में आगे पहुंचाएं और अपनी अर्निंग भी कुछ करें। वैसे स्टूडेंट्स या वैसे गार्जियन या वैसे किसान या वैसे बिजनेसमैन जो हमें सुन रहे हैं और जो चाहते हैं कि उनका गांव में कृषि एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे और वो चाहते हैं कि आने वाले दिन में हमारे गांव का नाम हो और मेरे कुछ पैसे भी बन जाएं, तो उन सारे लोगों को मैं आमंत्रण करता हूं, नई सोच बिहारी जोश आमंत्रण करता है कि आप अपना नाम और नंबर ज़रूर लिख दें। मैं आपसे 24 घंटे में संपर्क करूंगा, उसके बाद आपके साथ एक प्लान होगा, उसके बाद आगे होगा। और नई सोच बिहारी जोश जैसा पिछले 2-3 संडे से आप देख रहे होंगे कि आपसे एक सपोर्ट मांगती है। सपोर्ट ये मांगती है कि नई सोच बिहारी जोश समाज में कुछ करना चाहती है। इसके लिए मैं कहता हूं कि अगर मेरा सेशन, जो सेशन आप सुन रहे हैं, वो सेशन अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने अकाउंट से 2 रुपये का कंट्रीब्यूशन नई सोच बिहारी जोश को करिए। हमारा नंबर है 9234747527। ये कमेंट बॉक्स में मैं लिख दूंगा। ये नंबर पे आप फ़ोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, अमेजोन पे कर सकते हैं, कोई भी पे है उससे आप अपने 2 रुपये, मैं ज़्यादा आपसे नहीं मांगता हूँ, लेकिन हाँ भैया ज़्यादा अगर दोगे तो वापस नहीं मिलेगा, लेकिन 2 रुपये आप कंट्रीब्यूशन करिए। ये एक आपका अटेंडेंस होगा, ये आपका सहयोग होगा नई सोच बिहारी जोश का। और इसी के साथ नई सोच बिहारी जोश में हमेशा आपके साथ बना रहूँगा। आप लोगों का प्यार मिलता रहे, यही मेरे लिए काफ़ी है। इस लॉकडाउन में अगर आप न होते तो शायद मुझे दिन काटना टफ होता, लेकिन मेरा दिन इसीलिए कट जाता है कि आज सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार के तो बाद लगता है कि अरे आप तो 2-3 दिन बाद संडे आ ही जाएगा, तो मेरा तो इंतज़ार इसी दिन में कट जाता है। आप लोग से मिले अच्छा लगा। बस अपनी धरती को सुंदर बनाना है और जब तक हम लोग अपने गाँव को, अपने धरती को सुंदर नहीं बनाएंगे, हमारा गाँव सुंदर नहीं होगा, हमारा देश सुंदर नहीं होगा, हम स्वस्थ नहीं होंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए पहले खेत को सुदृढ़ करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। तो जो लोग भी सुन रहे हैं और जो लोग चाहते हैं कि नहीं, आने वाले दिन में इस मुहिम में हम सर का साथ देना चाहते हैं, अपना नाम लिखें, अपना नंबर लिखें और हमसे कांटेक्ट करें और पहले नई सोच बिहारी जोश को विक्ट्री का भेजें। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।